नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शादी के पहले दिन ही जब मेरे पति की सच्चाई मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम रीवा है। मैं दिल्ली जैसे शहर में रहती थी। आज मेरी शादी है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक किसान से तय कर दी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, पर मैं अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत ही फूटी थी, ऐसा कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। शादी हुई और मैं अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। काफ़ी लंबा सफ़र था। 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं उसके घर पहुंची। दिन में सारी पूजा विधि होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। सच कहूँ तो मैं अपनी ही किस्मत पर रो रही थी और तो कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे अनपढ़ गंवार लगा। रंग उसका सांवला था। मुझे उसे देखकर खिंसी आ रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और मन ही मन में हंसने लगा। मुझे उसका देखना और हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे तुरंत जवाब दिया कि और मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा अनपढ़ गंवार पति मिला है। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या करती मैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। कहने लगे कि लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, ज़मीन जायदाद खेत बहुत है, खुद की खेती करता है, तुम सच में बहुत सुख में रहोगी। पर क्या सुख सिर्फ खानदान और पैसा ही होता है? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? मेरा मन नहीं है क्या? मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर गया। मेरा मन मेरे शब्दों के विरोध में जा रहा था और मैं उसी गुस्से में अपने पति को सुनाई जा रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा गुस्सा उन्हीं पर उतार दूं। इस पर रवि कहने लगा कि रीमा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सही कह रही हूं मैं। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे मुंह लगने की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। खुद का मुंह देखा ही नहीं। ना तुम पढ़े लिखे हो, न दिखने में सुंदर हो। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुझ में क्या देखा। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। और मैं रोने लग गई। रवि को क्या कहा जाए कि समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने रोते रोते उसे कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी सारी बातें सुनकर वो हैरान था। रवि कहने लगा कि रीवा, ये तुम क्या कहे जा रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कहे जा रही हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वह तुमसे कई गुना सुंदर है, पढ़ा लिखा है। उसकी और तुम्हारी तो कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। इस सुनकर उसकी आंखें भर आई थीं और वो कमरे से बाहर चला गया। पर यह सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करने वाले थे। आज मैं अपनी किस्मत बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद जब रवि कमरे में आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर पानी था। शायद वो बहुत रोया था और मुंह धोकर आया था। उसने बेड पर से चादर उठाई और नीचे चटाई बिछाकर सो गया। मैं भी अपने कपड़े बदलकर सो गई। दिन बीत रहे थे। ना मैं रवि से बात करती थी और न वो मुझसे। मेरे उठने से पहले ही वो खेत पर चला जाता था और शाम को भी काफी थक कर घर वापस आता था। जब वो आता तो पूरा पसीने में भीगा हुआ होता। उससे मिट्टी और गोबर की बदबू आती थी।
मुझे बहुत घिन आती थी उसकी ये हालत देखकर। मैं उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती और कमरे से बाहर निकल जाती थी। बाद में मैं फिर फ्रेश होकर बाहर आता था। मेरी एक ही मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ बैठकर शाम को खाना खाना पड़ता था। सभी लोग एक साथ खाना खाते थे, पर जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, शादी के बाद मैं एक ही रोटी खाती और रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। शायद रवि की समझ में ये आ गया था कि मुझे उसके सामने खाया नहीं जाता, इसलिए अब वो खुद ही एक रोटी खाकर उठ जाता था। तब से मैं पेट भरकर खाना खाने लगी। वो दिन भर खेत में काम करता था और देर शाम तक घर लौटता था, इसलिए उसे तो पेट भर खाना चाहिए, ये मेरी समझ में भी आता था। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पेट भर खाना खाए या ना खाए। मैं तो बस दिन भर अपनी फूटी किस्मत को लेकर सोचती रहती थी और मेरा प्यार रोहन उसके बारे में सोचती रहती थी। मेरे पास जो फ़ोन था वो शादी से पहले ही माँ ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि इस गांव में औरतें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती हैं। मुझे रोहन की बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने अपनी सारी शर्म छोड़कर रवि से उसका फ़ोन मांगा और कहा कि मुझे रोहन की बहुत याद आ रही है, बात करनी है। मेरी बातें सुनकर रवि मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीना और रोहन का नंबर डायल किया। मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी थी और रवि के सामने ही रोहन से बात कर रही थी। रोहन बेचारा भी बहुत परेशान था। मैंने रोते रोते उसे अपना सारा हाल बता दिया था। रवि ने चादर ओढ़ रखी थी और चटाई पर लेटे लेटे सो गया। अब ये मेरी रोज की दिनचर्या हो गई थी। मैं रोज रोहन के साथ रवि के फ़ोन से ही बात करती थी और उस समय रवि मेरे सामने ही होता था। रोहन अभी भी मुझसे शादी करने के लिए राजी था। एक दिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं बात करती करती बाहर आ गई थी। घर के सभी सो गए थे, रवि भी सो गया था। मैं रोहन से बात कर रही थी कि उतने में मेरी जेठानी आ गई और मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया और कहने लगी कि तुम्हें कोई शर्म है भी या नहीं? पति के होते हुए भी तुम पराये मर्द से रिश्ता रख रही हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? मेरी जेठानी ने शायद सब कुछ सुन लिया था। मुझ पर वो जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। धीरे धीरे सभी कमरे से बाहर आ गई थी और रवि आंखें मलते हुए बाहर आया और कहने लगा कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाए जा रही हैं उस पर भाभी? मेरी जेठानी ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। सभी मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबरा गई थी, पर बाद में खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, अब सच सच पता चल ही गया है तो ये लोग मुझे मायके भेज देंगे और पापा भी मुझसे परेशान होकर रोहन से मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रवि ने तुरंत मेरी तरफदारी करके कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो अपनी सहेली से बात कर रही होगी, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। ऐसा कहकर उसे सभी को चुप कर दिया था। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया था। रवि भी कमरे में चला गया था, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में ही उसके पीछे पीछे चली गई और कहा, क्या जरूरत थी इतना बड़ा अपनापन दिखाने की? अगर सभी को सच पता चल जाता तो अच्छा ही होता ना। कम से कम मैं अपने मायके तो चली जाती और मम्मी पापा इज्जत के कारण मेरी शादी रोहन से करा देते, तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? तब वो बोला, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तब भी मैं तुम पर आरोप सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी मम्मी पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वो लड़का मान सम्मान के साथ तुम्हें स्वीकार करने के लिए राजी हो जाए तो तुम्हें खुद ही उसके पास 2-4 दिन में ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे सारे आरोप अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें घर छोड़कर तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। बाद में तुम
उससे शादी कर लेना और अपनी गृहस्थी में खुश रहना। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा हुई। पर अगले ही पल मैंने रोहन को फोन लगाकर उसे सब कुछ बता दिया। रोहन भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ था और मुझसे कहने लगा कि तुम पहले शहर आ जाओ और अपने पति को तलाक दे दो, हमें ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर तो तुम्हारे माता पिता को हमें अपनाना ही होगा। मैंने भी हाँ कह दी और उससे उसके घर का पता ले लिया। 2 दिन बाद मैं और रवि रोहन के दिए हुए पते पर पहुंचे। रोहन के घर पहुंचकर मैंने रवि से कहा कि तुम जाओ यहाँ से और घर जाकर मुझे तलाक के कागजात भिजवा देना। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं रोहन के साथ शादी करूंगी। तब रवि कहने लगा कि ठीक है, मैं जाता हूं और 3-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा, खुश रहना। तो चलता हूं। मैंने रोहन का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा रोहन ने ही खोला। घर में और कोई भी नहीं था, पर उसने तो कहा था कि वे सभी एक साथ रहते हैं और शादी के लिए सभी राजी भी हो गए हैं। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि सभी गांव गए हुए हैं। बाद में हमने बहुत बातें की और फिर हमने सेल्फी ली और वो उसने किसी को तो भेज दी थी। मैंने पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को तुम्हारी फ़ोटो भेजी है और वो बाथरूम में चला गया। उसका फ़ोन वहीं टेबल पर रखा हुआ था और उस पर मैसेज ट्यून बजी, इसलिए मैंने उसका फ़ोन उठाया और देखा तो उसमें लिखा था कि माल अच्छा है, कितने में पड़ेगा? मैं सिर्फ 2 लाख ही दूंगा। ये पढ़कर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैं बहुत डर गई और डरकर काम चलने वाला नहीं था। मैं वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गई। हमने फिर थोड़ी बात की और फिर वह मुझे वहीं बैठाकर किसी काम से बाहर चला गया। मैंने तुरंत अपने बैग उठाया और वहाँ से निकल पड़ी। मम्मी पापा के पास तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं रवि के पास मतलब अपने ससुराल पहुँची। मुझे देखकर रवि हैरान था। कहने लगा कि अब क्यों आई हो यहाँ? कहा था ना मैंने कि 3-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा। मैंने रोते रोते उसे सारी बातें बताई। ये सब सुनकर वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। आज उसके सामने मुझे अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। रात में हर रोज की तरह उसने बेड से चादर उठाई और नीचे बिस्तर बिछाने लगा। आज रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं बस रोए जा रही थी और सोच रही थी कि रवि के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। बस यही सब मेरी आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद रोहन का फ़ोन आया, पर मैंने उसका भी फ़ोन नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुबह हुई तो देखा रवि कमरे में नहीं था, पर मुझे उसे अपने किए की माफ़ी मांगनी थी और उसे पति के रूप में स्वीकार करना था, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था कि उसके जैसा प्यार और मेरी चिंता कोई भी नहीं कर सकता। मुझे समझ आ गया था कि इंसान की असली सुंदरता उसके बोलने, उसके व्यवहार से पता चलता है, ना कि सिर्फ सुंदर दिखने से। और सच में मेरे रवि मन से बहुत सुंदर थे। अब मैं उसे प्यार करने लगी थी और उसकी राह देख रही थी। शाम को जब वो घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और बहुत रोई, पर वो एक शब्द नहीं बोला। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मुझे अपनी गलती महसूस हो गई और मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। मुझे अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है। रवि कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी और सोचा कि रात में जब रवि कमरे में आएगा तब उससे माफ़ी मांगूंगी और वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। रात में जब वो कमरे में आया तो वही फिर से वो चादर और चटाई लेकर सोने चला, पर मैंने उसे वहीं रोका और उसके पैर पकड़ लिए और फिर से माफ़ी मांगने लगी। तब वो कहने लगा कि अगर तुमने कि पेपर ठीक से पढ़े होते तो ऐसा नहीं करती। रवि ने वो पेपर उठाए और मुझे दिखाए। वो पेपर दरअसल ज़मीन के थे। उसने अपनी ज़मीन मेरे और अपनी माँ के नाम कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान कैसे इतना अच्छा हो सकता है।
पर मैं ये भी सोचे जा रही थी कि आखिर ये मेरे नाम पर ज़मीन क्यों कर रहा है। जब मैंने इन सब के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि 2-3 दिन के लिए मैं शहर जा रहा है, लौटकर फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसने उन पेपर्स पर मेरी साइन ली और सुबह शहर के लिए चला गया। मैंने 2-3 दिन रवि की राह देखी पर वो नहीं आया। आखिर में 5वें दिन उसका मृत शरीर उसका एक दोस्त लेकर आया। घर में चीख पुकार मच गई। ये सब देख तो मैं बेहोश ही हो गई, क्योंकि मुझे ये सहन नहीं हो सका। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उसका दोस्त बताने लगा कि उसे कैंसर हो गया था। कुछ दिनों से कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। वो परेशान दिख रहा था, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था और उसी दौरान उसे पता चला कि उसे कैंसर हो गया है और आज वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। ये सुनते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे अब लगने लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं ही इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरी सास ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहने लगी कि रवि के दोस्तों ने दी है। उसे रवि ने कहा था तुम्हें देने के लिए। 2 दिन बाद मैंने अपनी सास से पूछा कि रवि को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था ना, फिर उसने चिट्ठी कैसे लिखी। तब सास कहने लगी कि तुझे किसने कहा कि रवि को पढ़ा लिखा नहीं है, वो MBA पास था। आगे मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रवि को जानने की कोशिश मैंने कभी की ही नहीं। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से कमरे में आ गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि रीमा, शादी के दिन जब मैंने तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखा तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया। बहुत सुंदर लग रही थी तुम, और उसी वक्त मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने शहर से MBA किया था, पर पापा ने मुझे वचन लिया था कि मैं उनकी ज़मीन को कभी बंजर नहीं रहने दूंगा। मुझे अपनी जॉब करने की इच्छा थी, पर उनकी ज़िंदगी के आगे मैंने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया। फिर शादी की रात तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो, तो मानो मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया। मैं कभी रोया नहीं था, पर जब तुम मेरे फ़ोन से मेरे सामने किसी और लड़के से ऐसी बातें करती जिसका सिर्फ पति होकर मेरा अधिकार था, तो मैं खेत पर जाकर रोता था। और जिस वजह से यही सब सोचते सोचते मुझे कब कैंसर हो गया पता ही ना चला। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने तुरंत ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, तुम चाहे जिससे शादी कर सकती हो। ये सब पढ़ते ही मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज मेरी उम्र 40 साल की हो गई है। आज भी मैं उसी की यादों के सहारे और रवि की विधवा के नाम से ही जी रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और बस अभी उनकी चिट्ठी पढ़कर रखी है। साथियों, सुंदर चेहरा देखने से अच्छा है कि हम सुंदर मन पहचानना सीखें। असली सुंदरता की बाहर से ना होकर अंदर से होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अब तक अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।